अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना घर पे अपने सारे सब्जेक्ट्स का काम कर रहे होंगे। इसी अच्छी सी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ एनर्जी। बच्चों, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो दैट इज़ एबिलिटी और टेंडेंसी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। यानी किसी बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? एनर्जी। जिस बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा सलाहियत होगी काम करने की, उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर एनर्जी उतनी ज़्यादा है। जिस बॉडी के अंदर काम करने की एनर्जी कम होगी, सलाहियत कम होगी, यानी वो कम काम कर सकती होगी, तो हम कहेंगे उसके अंदर एनर्जी कम है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो बच्चों, ये एक आदमी है, डंबल पड़ा हुआ था ज़मीन पे। उसने क्या किया, अपने अंदर जितनी भी फोर्स थी उसने फोर्स लगाई और उस डंबल को उठा के ऊपर ले गया, ज़मीन से उसने ऊपर लिफ्ट कर लिया। इट मीन्स कि उसके अंदर अपनी जितनी भी एनर्जी थी वो उसने फोर्स की फॉर्म पे लगा दी डंबल को उठाने में। तो जितनी उसके अंदर टेंडेंसी थी उसने उतना काम किया। अगर इसके ऊपर इसने 4 डिस्क्स लगी हुई है तो इट मीन्स कि उसके अंदर इतनी एनर्जी थी, इतना पोटेंशियल था कि वो उस 4 डिस्क वाले डंबल को उठाए। अगर उसके ऊपर, अगर उस बंदे के अंदर इतनी कम टेंडेंसी होती, इतनी कम एबिलिटी होती कि वो 2-3 डिस्क उठाए या सिंपल एक डिस्क उठाए, तो डेफिनेटली ही वुड गो फॉर दैट। अब बात हम क्या करें कि किसी बॉडी के अंदर काम करने की एबिलिटी को, काम करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है? एनर्जी। एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं? एनर्जी के यूनिट्स हैं जाउल। अब जाउल तो हमने पढ़ा था कि वर्क के यूनिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो एनर्जी के यूनिट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना किसी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी उतना ही वो वर्क डन करेगा। तो दोनों के यूनिट्स हमारे पास क्या है? सेम है। जितनी किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल होगा वो कोरिस्पॉन्डिंगली सिर्फ उतना ही काम कर सकेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन्स, और फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस 2 मीटर, तो उसके अंदर वर्क डन कितना होगा? 10 जाउल्स। तो हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी थी? 10 जाउल्स, यानी उसके अंदर सिर्फ 10 जाउल की एनर्जी थी, इस वजह से उसने 10 जाउल का वर्क डन किया। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स होती है। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर है, इलेक्ट्रिकल है, थर्मल है, केमिकल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कभी भी एनर्जी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई सूरज है, वहाँ से लाइट पड़ती है हमारे दरख्त के ऊपर, तो वो अपनी सोलर एनर्जी को किसके ऊपर डाल रहे हैं? पौधे के ऊपर। एज अ रिजल्ट वो पौधा सोलर एनर्जी को लेके अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एट द एंड हम लोग खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज ने जो लाइट फेंकी दरख्त के ऊपर वो आई और ख़त्म हो गई। नो, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वो केमिकल एनर्जी, वो फूड हमने खाया तो हमारे अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमने कोई काम किया। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। अच्छा, आपकी बुक में दो टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किए, तो डेफिनेटली हम लोग भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ही फोकस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है, इज़ पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यानी किसी बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज़ नोन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब वो बॉडी मूव कर रही है तो इट मीन्स उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बंदा है, साइकिल चला रहा है, तो साइकिलिंग करते, अब देखो इस बंदे का कोई मैस है और जब वो साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो सर्टन वेलोसिटी के साथ उसकी साइकिल मूव कर रही है। तो ये ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मूवमेंट जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज नोन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर। एज यू ऑल विल बी वुड बी फेमिलियर विद दिस रिलेशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगली टाइप है बच्चों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी
इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी किसी बॉडी की दूसरे पॉइंट के लिहाज से, दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट से पोजीशन क्या है, वो किस पॉइंट पे पड़ी हुई है, उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बच्चों यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप लोग देखो तो क्या है, दरख्त है, दरख्त के ऊपर सेब लगे हुए हैं। अब डेफिनेटली दरख्त का ज़मीन से कोई सर्टन लेवल है, यानी ग्राउंड लेवल अगर ये है तो दरख्त के ऊपर जो सेब लगा हुआ है वो इस पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है। तो ज़मीन के लिहाज से इस पोजीशन पे जो सेब की एनर्जी है दैट इज़ नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये जो सर्टन हाइट पे इसकी एनर्जी है, इसमें क्या, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे अब दूसरी जगह पे आप ये देखो कि जैसे ही वो सेब दरख्त से गिर के नीचे ज़मीन की तरफ जाना शुरू हुआ, यहाँ पे तो आपका सेब रेस्ट पे था और हाइट पे था, तो हमने कहा कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये सेब गिर के नीचे ज़मीन की तरफ जाने लगा बच्चों, इसके अंदर इसका मोशन इन्वॉल्व हो गया, तो उस एनर्जी को हमने क्या कहा कि वो उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की बहुत से टाइप्स हैं। एक तो है कॉमन जो यूज़ होती है दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये जो रॉक्स हैं, ये ज़मीन का लेवल अगर हम ये नीचे यहाँ जहाँ पे इंडिकेटर आपको शो कर रहे हैं, अगर हम ज़मीन के लेवल को यहाँ पे कंसीडर करें तो ज़मीन के लिहाज से आपकी ये रॉक्स कहाँ पड़ी हुई हैं, इतना ऊपर सर्टन हाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं, एच हाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, इसके ऊपर जो लॉ अप्लाई होगा वो ग्रेविटी के लॉ अप्लाई होंगी। ये रॉक्स अगर नीचे गिरेंगी या ज़मीन से और ऊपर को उठेंगी तो इट मीन्स कि इसके अंदर ग्रेविटी का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी या अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इट विल मूव। तो ये जो एनर्जी है जिसके अंदर आपकी ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हो गई है, इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें स्प्रिंग की, तो बच्चों स्प्रिंग अगर ये स्टेडी स्प्रिंग पड़ा हुआ है आपका, अभी इसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, जैसे जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करोगे, उसके बाद आप स्प्रिंग को रिलैक्स करोगे, तो इस टाइप की जो एनर्जी होती है जो स्प्रिंग की कंप्रेशन और उसको रिलैक्स करने के दौरान प्रोड्यूस होती है दैट इज़ नोन एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखो ये हर पॉइंट के ऊपर, हर स्प्रिंग के रिंग के ऊपर आपकी एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। यहाँ पे कंप्रेस करोगे तो वैल्यू कुछ और होगी, रिलैक्स करोगे तो कुछ और होगी, रेस्ट पे अगर पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो इस काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप रिलेशन देखो दैट इज mgh, आप सारे इससे फेमिलियर हो गए, mgh पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। अब m इसमें क्या है, आपकी बॉडी का मास, g क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट, यानी वो हाइट जिस हाइट पे आपकी बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ तक तो था बच्चों आपका एनर्जी का इंट्रोडक्शन, एनर्जी की डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स, उसके बाद उसकी टाइप्स और उसकी फर्दर दो टाइप्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रोडक्शन। अभी हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी एनर्जी और वर्क का आपस में क्या ताल्लुक है। हमने बात की थी कि किसी बॉडी के अंदर या कोई भी बॉडी उतना ही वर्क डन कर सकती है जितना उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है या जितनी उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की, तो वो बॉडी उतना ही वर्क कर सकेगी। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस दैट वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी बॉडी के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो या किसी बॉडी की वजह से कोई वर्क डन हो रहा है, किसी बॉडी के ऊपर कोई वर्क हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब जैसे जैसे उस बॉडी के ऊपर काम होता जाएगा उसके अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस आते जाएंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये इक्वल होते कैसे हैं, इसकी डेरिवेशन हम अभी करते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर काम करते हो या किसी वजह से काम करते हो या आपके ऊपर कोई काम हो रहा होता है, तो उस केस में एनर्जी क्या होती है, हमेशा कन्वर्ट हो रही होती है, एक से दूसरी फॉर्म में जा रही होती है, एनर्जी के अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा होता है। हम अगर एग्जांपल कंसीडर करें कि ये एक गाड़ी है, मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी थी, एक गाड़ी थी जो मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। अगर उस बॉडी के ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स लगी जिसकी वजह से वो गाड़ी जाके रुक गई, तो इसका मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, vf। इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, vf।
तो अब गाड़ी अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है तो इसका मतलब कि उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सर्टेन डिस्टेंस भी कवर किया। तो क्या क्या चीज़ें आ गई हमारे पास, एक आ गई इनिशियल वेलोसिटी, एक आ गई फाइनल वेलोसिटी, एक आ गया डिस्प्लेसमेंट, और चौथा आ गया हमारे पास फोर्स। अब बच्चों देखो, स्टार्ट में इन्हीं बॉडी की कार की वेलोसिटी थी वी आई और एंड पे थी कार की वेलोसिटी वी एफ। इट मीन्स कि और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ डी। इसका मतलब क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस, आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया। तो दैट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अब अगर हम देखें ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारी वी आई भी हो, वी एफ भी हो, हमारा डिस्टेंस भी हो और हमारी एक्सेलरेशन भी हो, तो दैट इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है वेलोसिटी के अंदर चेंज ड्यू टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस की रिस्पेक्ट से वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है। तो अगर हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखें, दैट इज 2AD इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है, तो हमारे पास डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। सिंपली हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे से उठा के राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड कर दूँगी। तो मेरे पास d की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2a मल्टीप्लाई बाय वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने बात की कि हमारी गाड़ी के ऊपर कोई फोर्स भी लग रही है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चलता है कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कीपिंग द मास कांस्टेंट। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, F इज इक्वल टू एम ए। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं वर्क की और एनर्जी की, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है और फोर्स आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वर्क अगर फाइंड करना है तो हमें पता है कि वर्क किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। इनको मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे लिख दिया, दैट इज एफ डॉट डी इज इक्वल टू 1/2a इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र मल्टीप्लाई बाई एम ए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बच्चों न्यूमिनेटर में थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में थी, तो ये डॉटेड लाइंस आपको क्या शो करें कि एक्सेलरेशन आपस में कैंसल आउट हो गई। तो पीछे मेरे पास क्या बचा, एफ डॉट डी इज इक्वल टू हाफ एम मल्टीप्लाई बाई वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। और अगर मैं इसको खोल के लिखूं, ब्रैकेट को खोल के लिखूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस एम वी आई स्क्र। अब हमें पता है कि एफ डी हमारे पास किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द वर्क डन। पिछले 3-4 लेक्चर्स में हम ये चीज़ पढ़ चुके कि हमारा वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं W को यहाँ पे लिख सकती हूँ, एफ डी को यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ W से, क्योंकि मेरे पास दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं कह सकती हूँ कि राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल है। तो W किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस एम वी आई स्क्र। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हाफ एम वी मेरे पास रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, और ये भी मेरे पास रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन ये मेरे पास रिलेशन है फाइनल काइनेटिक एनर्जी का, और एम वी आई स्क्वायर मेरे पास किसका रिलेशन है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो मेरे पास वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया था, वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और हमने इस चीज़ को प्रूफ भी कर लिया कि मेरी इस गाड़ी के ऊपर जो वर्क डन होगा वो इस गाड़ी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आ गया। अब बच्चों अगर इसी टॉपिक को हम लोग देखें तो इसी टॉपिक में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, यानी आपको क्वेश्चंस किस टाइप में आ सकता है। यही जो अभी हमने सारा टॉपिक पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, स्टेट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड डिराइव इट्स रिलेशन। तो आपने क्या करना है, आपने स्टेट करना है, मींस इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और आपने ये सारा डिराइव करना है। सेकंड आपको इसी की जगह क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट क्या हो सकती है, और प्रूव द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन, यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज डेल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, इक्वल टू द वर्क डन। उस केस में भी दोबारा आपने यही डेरिवेशन करनी है। और थर्ड क्वेश्चन आपके पास, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है क्वेश्चन आने की, प्रूव दैट W इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी।
सेम क्वेश्चन है आपके पास और सेम आपने ये वाली डेरिवेशन करनी है। यानी आपके पास क्या है कि एक्सपेक्टेड है कि तीन एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर, कोई 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब बच्चों इसके साथ आपका आज का होमवर्क है, आपने इस टॉपिक को याद करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। ये तो डेली का आपका काम है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 4.8 सॉल्व करना है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर दिस एनर्जी वाला टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक था, ये उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है आपका। बहुत इजी सा सिंपल सा ये टॉपिक था बच्चों, ध्यान से आप लोगों ने इसे देखना है और 2 दफ़ा आपने कर लेना है, इसको तैयार कर लेना है। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वैसे आता भी होता है, इसकी डेफिनेशन भी आती है और इसकी डेरिवेशन भी आती है, तो ज़रा ध्यान से इसको कर लीजिएगा। सिंपल सी है लेकिन हो जाएगी आप लोगों से। कोई आपकी क्वेरीज हो, कोई आपके क्वेश्चंस हो तो काइंडली लेट मी नो। बाकी फिर कल आप लोगों से इंशाल्लाह ताला एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसकी डेरिवेशन क्या है। चलें बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।